आइए शुरू करें। तो जो आरसीएम और एफसीएम की हम लोग बात कर रहे हैं, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसका मतलब हो गया, और एफसीएम मतलब फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। आरसीएम लगता है कब? जब अनरजिस्टर्ड सप्लायर रजिस्टर्ड बायर को स्टॉक सेल करता है। स्टॉक की बात करें, हम बोल रहे स्टॉक सेल करता है या स्टॉक की सप्लाई देता है, तब रजिस्टर्ड बायर को आरसीएम पे करना होता है। लेकिन एफसीएम इस पे नहीं लगता है। एफसीएम इस कंडीशन पे नॉट एप्लीकेबल, इसमें एफसीएम नहीं लगेगा। एप्लीकेबल इस कंडीशन एफसीएम नहीं लगता। अगर कोई अनरजिस्टर्ड सप्लायर है, रजिस्टर्ड बायर को स्टॉक दे रहा है, तब उसमें आरसीएम लगेगा, एफसीएम अप्लाई नहीं होगा उसमें। ठीक है। दूसरा, अगर कोई जीटीए है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, वो रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो, आगे लिखवाया है, अगर ये सर्विस की सप्लाई देता है, सर्विस अगर देता है, ठीक है, रजिस्टर्ड बायर को सर्विस देता है, देन आरसीएम लगेगा, एफसीएम नहीं लगेगा। अब एफसीएम लगेगा कब? जब जीटीए सर्विस देता है अनरजिस्टर्ड बायर को, तब आरसीएम नहीं लगता है। आइए, इसमें एफसीएम अप्लाई होगा। ठीक है। कहने का मतलब एफसीएम सिर्फ एक कंडीशन में अप्लाई होना है। कब? ट्रांसपोर्टर के केस में ही एफसीएम लगेगा। पहली चीज़ है, बिल्कुल क्लियर रहना है, ट्रांसपोर्ट के केस में। अब किस कंडीशन में लगेगा एफसीएम? अगर ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड है, पहला पॉइंट। बायर अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि आरसीएम पे करने के लिए बैठ जाइए। हाँ, कुछ कॉपी वॉपी दिखी थी, वो उधर रखिएगा। आरसीएम पे तभी होता है जब बायर रजिस्टर्ड हो। अगर बायर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आरसीएम तो लगना ही नहीं, पहली बात लगेगा ही नहीं। आरसीएम का पेमेंट की लायबिलिटी बायर के ऊपर आती है। तो अब ट्रांसपोर्ट वाले केस में अगर बायर रजिस्टर्ड है तब तो आरसीएम पे करेगा बायर 5%, ट्रांसपोर्ट लिखवाया था नोट पॉइंट पे। अगर बायर रजिस्टर्ड नहीं है तो आरसीएम पे ही नहीं कर पाएगा। क्या यार सरकार का लॉस होगा? नहीं। अब यहाँ पर क्या होगा कि 5%, सॉरी, यहाँ 12% का टैक्स अब सप्लायर जीटीए लगाएगा। 6% सीजीएसटी, 6% जीएसटी प्रॉपर अपने फ्रेट सर्विस पे ट्रांसपोर्टर अप्लाई करेगा और प्रॉपर टैक्स कलेक्ट करेगा। इसको बोल दिया गया फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म बोल दिया गया। तो ये तो आप बिल्कुल क्लियर रहना है। एफसीएम कब लगेगा? जब ट्रांसपोर्टर रजिस्टर्ड हो और बायर अनरजिस्टर्ड हो, उस कंडीशन में एफसीएम लगेगा। क्यों? क्योंकि बायर अनरजिस्टर्ड है तो वो तो टैक्सेस जमा कर ही नहीं पाएगा। इसीलिए यहाँ पर सप्लायर को जिम्मेदारी दी गई, भैया आप कलेक्ट कर लेना, फिर ट्रांसपोर्टर जमा करें। इसकी फाइलिंग कैसी होगी पोर्टल पे लाइव, तो सिखाऊंगा मैं, अभी कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे हैं। ठीक है। थोड़ा सा को नोट्स पढ़िएगा आरसीएम एफसीएम, और जब हम लोग टेस्ट लेते हैं तो ये क्वेश्चन जरूर आना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। उतना परसेंट बढ़ा के पैसे भी लेंगे। जैसे हम लोग टैक्स इनवॉइस बनाते हैं, सीजीएसटी जीएसटी लगा देते हैं, वैसे ही अप्लाई करना है। कंसाइनमेंट नोट में अब आप सीजीएसटी भी लगाएंगे या जीएसटी लगाएंगे 6%। इंटरस्टेट तो आईजीएसटी 12% लगा देंगे। 50,000 का अगर ट्रांसपोर्ट सर्विस था, 50,000 का था तो 6,000 और एक्स्ट्रा उसमें टैक्स लगाएंगे, आप 56,000 लेंगे, उससे 12% और लगा देंगे। अगर बायर रजिस्टर्ड है तब ये 12% जीएसटी नहीं लगाएंगे, तब लगाएंगे नहीं, हमें लगाना ही नहीं है। बायर फिर अपना पोर्टल पे जमा करेगा, उस कंसाइनमेंट नोट के अकॉर्डिंग बायर फिर पोर्टल पे जाके जमा करेगा। कैसे जमा करेगा, कैसे फाइल करेगा, वो प्रैक्टिकल करेंगे, लाइव सीखेंगे प्रॉपर। ठीक है। तो ये आरसीएम और एफसीएम क्लियर करते हैं। और आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, ये टॉपिक जो भी हम लोग लिखा रहे हैं
उसको आप घर पे ज़रूर पढ़िएगा, कोशिश करें और अच्छा क्लियर होगा। 2-4 यूट्यूब के वीडियो भी देख लीजिएगा और बियॉन्ड चले जाएंगे और मज़ा आएगा समझने में। बाकी हम लोग तो कॉन्सेप्ट समझा ही रहे हैं। रिकॉर्ड हो रहा है, हाँ ठीक है। अच्छा, मैंने सेल वर्सेस सप्लाई पढ़ाया है अभी? नहीं पढ़ाया। आइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, देखने में लगेगा छोटा टॉपिक है, कोई अंतर नहीं है, बट बहुत बड़ा टॉपिक है, सप्लाई वर्सेस सेल। अब यहाँ से इस टॉपिक को समझ के आपका थोड़ा नज़रिया बदलेगा जीएसटी को देखने का। देखने में लगता है कि सप्लाई और सेल, अब हम पूछेंगे सेल का मतलब क्या है? अक्षय जी बताइए। सेल, हाँ, हम कब बोलेंगे सेल हो गया, कब बोलेंगे? निकल गया, हाँ, पैसा भी आ जाए ना, हाँ, पैसा भी आ जाए, स्टॉक हमारे गोडाउन से निकल के गया, हमारे बिजनेस से गया और पैसा भी आ गया, तब कहेंगे सेल है। स्टॉक गया, पैसा नहीं आया, भाग गया, तो वो सेल नहीं हुआ ना, वो सप्लाई हो गई। सप्लाई दे दिया तो सेल कंप्लीट होने के लिए पैसे आने चाहिए। पहले तो सप्लाई होती है, देन पैसे आ गए तो सेल कंप्लीट हो गया। बिल्कुल डीप में जा रहे हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर पूछेंगे कि जीएसटी किस पे लगती है, सेल पे लगती है या सप्लाई पे लगती है? सप्लाई पे लगती है, सेल पे लगती है ना कन्फ्यूजन? अब देखो थोड़ा कन्फ्यूजन हम लोग हो रहे हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है कि जीएसटी किस पे लगती है, किसी पूछेंगे सेल पे लगती है, यही बोलेगा सेल पे लगती है। अब भले ये देखने में आप कहेंगे सर 2 शब्द का टॉपिक है, 2 शब्द को आप क्या समझा रहे हैं, ये 2 शब्द कैसे मीनिंग बदलेगा अभी मैं आपको समझ। देखिए अभी आप लोग पूरे कंसल्टिंग और ये लॉ का पार्ट समझ रहे हैं, इसमें एक एक वर्ड की बहुत मीनिंगफुल होती है, उसको डीप में जानना है एक वर्ड में। तो पहली बात, अगर हम कहें जीएसटी सेल पर लगती है, ठंडा कर रहा है, हाँ ठंडा कर रहा है, अच्छा उधर कर रहा है, रुकिए इसको स्विंग कर देते हैं, इसको स्विंग कर दे रहे। हाँ, तो जीएसटी सेल पर नहीं लगती है, जीएसटी सप्लाई पर लगती है। पहले तो समझे सेल और सप्लाई का अंतर क्या है, और गवर्नमेंट ने जीएसटी सेल पर क्यों नहीं लगाया, सप्लाई पे क्यों लगाया। जीएसटी के लॉ में ये साफ साफ बताया गया है, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट, कि जीएसटी अप्लाई होगा सप्लाई पे, जीएसटी सेल पर अप्लाई नहीं होता, जीएसटी सप्लाई पर अप्लाई होता है। आइए समझते हैं इसको डीप में, इस बातों से क्या अंतर हो रहा है। आइए, सपोज अक्षय का बिजनेस है, अक्षय एंटरप्राइजेस करके फर्म है। अप्रैल में अक्षय ने 50 बायर को स्टॉक दिया या सेल किया, आपके भाषा में सेल किया मान लीजिए, 50 बायर को, हर एक बायर को 1-1 लाख का स्टॉक दिया, ठीक है। यानी कि 50 लाख की, आपने बोला सर 50 लाख की सेल है मेरी इस महीने, ठीक है। लेकिन क्योंकि बिजनेस हमेशा क्रेडिट बेस पे होता है, बिजनेस कोई तुरंत B2B जो बिजनेस होता है वो क्रेडिट बेस पे ही होता है, मैक्सिमम सब उधार पे ही बिजनेस चलती है, पूरी की पूरी बिजनेस उधार पे हमारी चलती है, ठीक है। तो जब बिजनेस उधार पे चलती है, ठीक, तो पैसा तो अभी मिला नहीं, मान लेते हैं इन 50 में से 10 बायर ने ही पैसा दे दिया था अप्रैल में, यानी कि 10 लाख रुपए इनके पास आया अपने बायर से। अगर हम बिल्कुल सही मायने में समझे, सही तरीके से, तो हम बोलेंगे इनकी सेल हुई है 10 लाख रुपए की, पैसा मिला तभी हम सेल कंसिडर करेंगे। भाई दे दिया वो तो दान हो गया ना, अगर किसी को दे दिया कहेंगे दान दिया है, पैसा आ गया तो सेल किया, बेचा है, ठीक है। अगर हम बिल्कुल डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझे इन 2 शब्दों को, तो सेल हुई है 10 लाख की, सप्लाई हुई 50 लाख की। सप्लाई हो गई, सेल पूरी कब होगी, जब पैसा आ जाए। पैसा तो 10 लोगों ने दिया। अगर सरकार बोल दे कि अक्षय जी जीएसटी तो हम लेते हैं सेल पर, तो अक्षय कहेंगे कि भैया सेल तो हमारी 10 लाख की है, इसी पे हम जीएसटी देंगे। अगर गवर्नमेंट कहती है कि अक्षय जी जीएसटी सप्लाई पे देना है आपको,
सप्लाई तो हमारी 50 लाख की है, इस पर जीएसटी देना है। तो जीएसटी का अमाउंट ज़्यादा किस पर बनेगा, 10 लाख पे बनेगा कि 50 लाख पे बनेगा? 50, सिंपल सी बात है, 50 पे बनेगा। गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा ले, जल्दी ले और ज़्यादा पैसा ले ले आपसे। तो अब गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया कि अगर हम जीएसटी के कानून में अगर ये लिखेंगे कि जीएसटी सेल पर लगाते हैं तो सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कैसे? सरकार को टैक्स जल्दी मिल नहीं पाएगा, टैक्सेस के पेमेंट आने में लेट होगी, क्योंकि बिजनेसमैन तो जस्टिफाई करने में लगा रहेगा, भैया मेरी सेल अभी 10 लाख की, पैसा नहीं आया है। मान लीजिए 40 लाख रुपए डूब गया, बायर डिफॉल्टर है, बायर ने पैसा ही नहीं दिया, तो सरकार का भी टैक्स रोक के चला गया। अब देखिए कितना स्मार्ट दिमाग लगाया गया। हम लोग तो दिमाग लगाते नहीं, हम लोग ये कि सब तो छोड़ देते ऐसे। एक एक वर्ड की कितनी मीनिंगफुल। अब गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया कि भैया सप्लाई पे जीएसटी दोगे आप, तो अब गवर्नमेंट से ये मतलब कतई नहीं कि आपको बायर पैसा दे रहा है कि दे रहा है, कोई मतलब नहीं है कि भैया टैक्स जमा करो, बाकी बायर पैसा दे नहीं दे ये आपका टैक्स, हमसे कोई मतलब नहीं। आपने अगर सप्लाई दिया या आपने टैक्स इनवॉइस इशू कर दिया तो जीएसटी जमा करनी होगी, भले वो पैसा लेके भाग गया, नहीं दिया, उससे हमारा कोई लेने देना नहीं है मज़ेदार चीज़ें। एक शब्द का खेल था, एक शब्द के खेल ने कितना परिवर्तन लाया देखिए। तो कभी भी कोई पूछे जीएसटी किस पर लगता है, आप बोलेंगे जीएसटी सप्लाई पे लगता है। बहुत ही छोटा सा शब्द है, जिसको डीप नॉलेज है जीएसटी में वो हमेशा कहेगा सप्लाई, कभी नहीं बोलेगा। अगर कोई कह रहा है सेल पे जीएसटी लगती है तो उसको नहीं आता जीएसटी, आप समझिए जीएसटी उसको पता ही नहीं क्या होता है, जीएसटी लगती है सप्लाई। मैंने थोड़ा डीप लेके गया, मैंने कहा इस वजह से इसकी इस वर्ड की बहुत बड़ी मीनिंग निकल के आ रही है। तो जीएसटी लगेगा जीएसटी के कानून में, जीएसटी के पोर्टल पे कहीं सेल लिखा ही नहीं है, कहीं सेल और परचेज शब्द लिखा नहीं है। तो हमारी आदत हो गई सेल का बिल काटना, अक्षय ये सेल का बिल काटिए 30 पार्टी को, परचेज चढ़ा, ये हमारी आदत है। लेकिन उसको परचेज नहीं बोलते, सेल नहीं बोलते, परचेज के जगह पे बोलेंगे सप्लाई इनवर्ड, और सेल के जगह पे बोलेंगे सप्लाई आउटवर्ड। अब से हम लोग सेल और परचेज शब्द यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए मैंने कहा एक चीज़ थोड़ा बता दूं। अब हम लोग परचेज के जगह बोलेंगे सप्लाई इनवर्ड या इनवर्ड सप्लाई, और सेल की जगह पे बोलेंगे सप्लाई आउटवर्ड या आउटवर्ड सप्लाई। क्लियर है? अब सेल और परचेज को यहाँ से साथ छोड़ देंगे हम लोग। अब जीएसटी की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, आउटवर्ड सप्लाई, इनवर्ड सप्लाई। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने जो भी लिखवाया था डेफिनेशन, आईटीसी वगैरह जो भी आईजीएसटी, मैंने हर बार बोला है गुड्स या सर्विस की सप्लाई होने पर, देखिए आईजीएसटी क्या होता है मैंने उसमें भी लिखवाया, गुड्स या सर्विस की सप्लाई, मैंने सेल बोला ही नहीं है, मैंने बोला सप्लाई। और सप्लाई वस्तुओं के भी होंगी और सेवाओं के भी होंगी। जैसे आपकी आईटी कंपनी है, सपोज इलाहाबाद में है, कोई बायर है, उसको सॉफ्टवेयर बनवाने हैं आपसे, महाराष्ट्र के किसी कोने में रहता है, तो आप वस्तु तो नहीं जाएगी ना, अब आप सेवाएं की सप्लाई कर रहे हैं, उनको सेवाएं भेज रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। पैसा आ गया तो बोलेंगे सेल हो गया, नहीं आया तो भी सेल नहीं। ठीक, तो जीएसटी लगती है किस पे? सप्लाई पे लगती है। क्यों ऐसा? तो हमने एक एग्जाम्पल दिया, आपको समझ में आ गया होगा। उस एग्जाम्पल के बेसिस पे ज़्यादा किसी को समझाना नहीं है, बट अपने को नॉलेज रखना है। जीएसटी सप्लाई पे लगती है, सेल पर नहीं लगती। और सेल को हम लोग बोलेंगे आउटवर्ड सप्लाई, और हम लोग परचेज को बोलेंगे इनवर्ड सप्लाई। क्लियर है? आगे बढ़ता है। ठीक, ये टॉपिक बताना जरूरी था, ये समझाना था आप लोगों को। ठीक है, चलिए, है बड़ा छोटा सा शब्द, लेकिन यही छोटे छोटे शब्दों को जब हम लोग स्किप कर देते हैं तो ये घाव कर देता है इंसान को काफ़ी। जैसे कहते हैं ना कि छोटी चीज़ें ज़्यादा दर्द देती है। अब लोहे के जहाज़ में बैठ जाओगे, लेकिन लोहे की कील या सुई पे नहीं बैठ पाओगे आप। कहते हैं ना वही चीज़ें। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक का टॉपिक हो गया कवर। अब हम लोग समझेंगे जीएसटी फॉर्म्स के बारे में। अब जो हम लोग पोर्टल पे फाइलिंग करने वाले हैं उस फॉर्म्स के बारे में समझने जा रहे हैं। आइए, जीएसटी फॉर्म।
अब देखिए कोई भी बिजनेस है वो सरकार को अपने बिजनेस का ब्यौरा देता है कि हमने इतने की आउटवर्ड सप्लाई की, इतने की इनवर्ड सप्लाई की, ब्यौरा देगा। और साथ ही साथ इनवर्ड सप्लाई अगर आपने की है तो आईटीसी भी तो क्लेम करना है हम लोगों को। आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे तो टैक्स बहुत ज़्यादा लगेगा। मैंने बताया था आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, माइनस इनपुट जीएसटी नहीं करते हैं तो पूरे का पूरा आउटपुट जीएसटी देना पड़ जाएगा ना टैक्स। तो हम लोग इनपुट जीएसटी जिसे हम आईटीसी बोलेंगे, अच्छा इनपुट जीएसटी को हम लोग आईटीसी बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। आईटीसी हम लोग क्लेम करते हैं। अगर आईटीसी आप क्लेम नहीं कर पाए तो क्या होगा, आईटीसी अगर आप क्लेम नहीं कर पाए तो आपको टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। अब बात आती है सर आईटीसी क्लेम करेंगे कैसे हम लोग, वो हम लोग करेंगे जीएसटी की रिटर्न फॉर्म फाइलिंग करेंगे जो कि सीए करता है। आप लोग के पास भी राइट है, आप लोग भी सीखेंगे, ठीक है। वही चीज़ें हम जीएसटी के फॉर्म की फाइलिंग करते हैं, उसको रिटर्न फॉर्म बोलते हैं। उसी फाइलिंग करके हम आईटीसी का क्लेम ले लेते हैं। हम जो भी टैक्सेस आ रहा है उसका पेमेंट करते हैं। हम अपने पूरे सेल का ब्यौरा दिखाते हैं उस फॉर्म के अंदर। हम अपने परचेज का ब्यौरा दिखता है और उस फॉर्म को पूरा हमें सही तरीके से मैच करा के मिला के उसको फाइल करना पड़ता है। यही फाइलिंग करने के लिए सीए आपसे हर महीना चार्ज लेता है। टैक्स लॉ या टैक्स कंसल्टेंट हर महीने उसकी फीस एक लेता है। तो टैक्स कंसल्टेंट का सबसे बड़ा रोल ये भी होगा, हर महीने फाइलिंग करना है अपनी कंपनी का जीएसटी रिटर्न्स, और उसी जीएसटी रिटर्न की फाइलिंग करने की आप एक फ़ीस लेंगे। आप बीच बीच में एडवाइस भी करेंगे, नियम कानून के तहत एडवाइस भी करेंगे, उसकी एक आपकी फ़ीस चार्ज होगी। तो अगर हम सीनियर अकाउंटेंट के रूप में जा रहे हैं, ठीक है, सीनियर अकाउंटेंट के रूप में अगर हम जा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, कंसल्टिंग लेवल से भी और फाइलिंग लेवल से भी आनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं। अभी हम जिस फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम रेगुलर स्कीम वाले के लिए फॉर्म की बात कर रहे हैं। अभी हम कंपोजिशन स्कीम में तो कुछ है नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, वो बाद में बात करेंगे। रेगुलर में सारा झाम ताम है। कंपोजिशन में तो एक फाइलिंग होती है CMP 08, बस वो भी 3 महीने का फाइलिंग। रेगुलर स्कीम वालों की फाइलिंग कैसे होती है, यानी कि 1.5 करोड़ से ऊपर टर्नओवर वाले की, ठीक है, फाइलिंग कैसे होती है, आइए समझा जाए। तो हर महीने या क्वार्टरली बेसिस पर 2 प्रकार की फाइलिंग होती है। एक फाइलिंग का नाम है जिसे बोलते हैं GSTR1, एक फाइलिंग का नाम है जिसे बोलते हैं GSTR3B। इसको फाइल करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नेम हैं, GSTR2B, GSTR2A, IFF, वो सब समझेंगे, बैक टू बैक समझेंगे। आइए पहले ये समझा जाए कि ये फॉर्म है क्या, इस फॉर्म का मतलब क्या है, मायने क्या है, इसको समझते हैं। फिर लाइव प्रैक्टिकल जब करेंगे तो पूरी फाइलिंग करना सीख जाएंगे कंपनी के हम लोग, ठीक है। तो शुरू में जब जीएसटी आया था 2017 में, उस समय रेगुलर स्कीम वाले को 3 प्रकार की फाइलिंग करनी होती थी, 3 तरीके की। अभी 2 ही प्रकार की फाइलिंग करते हैं, R1 3B, 3 तरीके की। कौन कौन? GSTR1 फाइलिंग होती थी, फिर GSTR2 फाइलिंग होती थी, फिर GSTR3B फाइलिंग होती थी। पहले शुरुआत की बात कर रहा हूँ, 3 प्रकार की फाइलिंग करते थे। GSTR1 में हम आउटवर्ड सप्लाई का डेटा भरते थे। GSTR1 किस चीज़ के लिए? आउटवर्ड सप्लाई का डेटा दिखाने के लिए GSTR1 था। GSTR2 किसके लिए था? इनवर्ड सप्लाई दिखाने के लिए GSTR2 था, मतलब परचेज दिखाने के लिए GSTR2 का फॉर्म था। और 3B क्या था? ITC क्लेम लेना है, टैक्स कितना पे करना है, उसके लिए 3B है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में, तत्काल में R1 और 3B 2 ही प्रकार के फाइलिंग करनी पड़ती है। GSTR2 इसको हटा दिया गया। क्यों हटाया गया, इसकी कहानी बताएंगे, तब जाके आपको 2B 2A IFF समझ में आएगा। पूरी स्टोरी के साथ बताऊंगा आपको। आइए सबसे पहले लिखिए GSTR1, हेडिंग में लिखिए, सबसे पहला लिखिए GSTR1। हाँ, ये सब रेगुलर स्कीम के अंतर्गत फाइल होती है। कंपोजिशन में कुछ नहीं है,
उसका कुछ पैसा भी नहीं मिलता आप लोगों को ज़्यादा कोई खास। लिखिए, हेडिंग बनाइए GST R1। चलिए इसके बारे में लिखिए। GST R1 GST पोर्टल का एक फॉर्म होता है। GST R1 GST पोर्टल का एक फॉर्म होता है। जिसमें हम आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फाइल करते हैं। जिसमें हम आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फाइल करते हैं। ठीक है, इसकी ड्यू डेट यानी कि लास्ट डेट, ड्यू डेट मंथ की 11 तारीख होती है। इसके आगे लिखिएगा और क्वार्टरली फाइलिंग करने वालों के लिए, और इसके आगे लिखेंगे और क्वार्टरली फाइलिंग करने वालों के लिए क्वार्टर एंड होने के बाद 13 तारीख होती है। तेरह तारीख होती है। हाँ 13 तारीख होती है। इसको समझाने जा रहा हूँ फिर से। बता रहे हैं, अभी हम समझा रहे हैं। तो जब भी हम GST का रजिस्ट्रेशन करते हैं रेगुलर स्कीम में, तो हमारे पास दो ऑप्शन मिलता है। क्या आप हर महीने GST फाइल करना चाहते हो, क्या आप हर तिमाही में, हर क्वार्टरली फाइलिंग करना चाहते हो। ये आपकी चॉइस है, आप चूज़ करना है कि मैं मंथली करना चाहता हूँ, टिक बस ओके। अब हर महीने फाइलिंग करना है R1 को, GST R1। अगर आपने क्वार्टरली चूज़ किया तो GST R1 हर 3 महीने में फाइल करना है। ठीक है, अगर कोई 3 महीने वाला ऑप्शन लेके बैठा है तो उसके लिए फाइलिंग डेट हो जाएगी 13 तारीख। कैसे, आइए समझते हैं। सर क्या कोई क्वार्टरली से फिर मंथली पर स्विच नहीं कर सकता बाद में? कर सकता है, वो कर सकता है, मार्च क्लोज होने के बाद ही कर सकता है। हाँ, एक फाइनल क्लोज हो जाए, फिर मार्च क्लोज हुआ, उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं। मार्च के बाद ही बदल सकते हैं, फिर होल ईयर आपको वही अप्लाई करना है, क्वार्टरली या मंथली। ठीक है, तो अब जानते हैं साल में 4 क्वार्टर होते हैं। 4 क्वार्टर, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4। क्वार्टर 1 में कौन कौन से मंथ आते हैं? अप्रैल, मई, जून। ठीक, जनवरी, फरवरी, मार्च मत बोल दीजिएगा। अप्रैल, मई, जून, इसको बोलते हैं क्वार्टर 1, Q1। जुलाई भी नहीं, अप्रैल, मई, जून, क्वार्टर 1। क्वार्टर 1 की डेटा की फाइलिंग आप करेंगे 13 जुलाई तक में कर लेना है। जैसे जून बीता तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने का पूरा कंसोलिडेटेड रिपोर्ट फाइल कर लेना है 13 जुलाई तक में, या उससे पहले भी कर सकते हैं। 13 जुलाई तो आखिरी टाइम हो गया ना, 12 को कर लीजिए, 11 को कर लीजिए, 10 को, 9 को, 8 को, जब जितने जल्दी कर लीजिए। लेकिन जून बीता, 1 जुलाई आ गया, 1 जुलाई से लेकर 13 जुलाई के बीच में GST R1 की फाइलिंग कर लेनी है। अब ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं आपसे कि भैया बताइए GST R1 क्या है। आपने बता दिया पूरी कहानी जो लिखवाया, और आपसे पूछा गया अच्छा बताइए क्वार्टर 1 की फाइलिंग, क्वार्टर 1 की GST R1 फाइलिंग कब होगी, बताइए 13 जुलाई को। बता दिए तो समझ जाएंगे हाँ इसको पता है, नॉलेज है। ये कहेंगे ऐसे ही आ गया है। ठीक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये हो गया क्वार्टर 2। इसकी फाइलिंग होगी 13 अक्टूबर तक में कर लेना है आपको। किसकी? GST R1 की बात कर रहे हैं हम लोग।
अभी R1 समझ रहे हैं। इसी प्रकार से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसकी फाइलिंग करना है हमें 13 जैन या उससे पहले, और जैन, फेब, मार्च, इसकी फाइलिंग कर लेना है 13 अप्रैल या उससे पहले कर देना है R1 की फाइलिंग। ये तो था क्वार्टरली वालों के लिए, जो क्वार्टरली फाइलिंग कर रहे हैं रेगुलर स्कीम वाले, उनके लिए ये नियम है। लेकिन अगर आप मंथली फाइलिंग है तो अप्रैल का फाइलिंग करना, अप्रैल जैसे ख़त्म हुआ आ गया मई, 11 मई तक में निपटा लेना है। मई की फाइलिंग करनी है 31 मई जैसे ख़त्म हुआ, 1 जून आया, 1 जून से लेकर 11 जून तक लास्ट में निपटा लेना है। जून की फाइलिंग 11 जुलाई में, जुलाई की फाइलिंग 11 अगस्त में। क्लियर नहीं है? लेकिन क्वार्टरली वाला है तो पहले क्वार्टर का 13 जुलाई, दूसरे क्वार्टर का 13 अक्टूबर, तीसरे क्वार्टर का 13 जनवरी, चौथे क्वार्टर का 13 अप्रैल। हो सकता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर इंटरव्यू लेकर, जब आप अच्छी कंपनी जाएंगे सीए इंटरव्यू लेते हैं, अकाउंटेंट इंटरव्यू सीए लेते हैं और कोई नहीं लेगा बड़ी कंपनीज में, वहाँ तो सैलरी भी आपको अच्छी मिलेगी। तो आपने बोला कि जीएसटी R1 वाला आपने CV पे लिखा है, जीएसटी R1 आता है, 3B आता है, सब आता है, लिख डाला, तो सीए पूछेगा अच्छा बताइए जीएसटी R1 में क्वार्टर 3 की फाइलिंग कब होती है? आपको फटाक से बताना है कि सर 13 जनवरी को। बता दिए तो समझ जाएंगे हाँ आता है। जीएसटी R1 क्या, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और अभी जो हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं यही करेंगे, इसी की फाइलिंग करना सीखेंगे। और सीए और टैक्स से यही करने के लिए पैसा वो लेता है आपसे, और ये आता है तभी आप सीनियर अकाउंटेंट कहलाएंगे, वरना आप हमेशा जूनियर रहेंगे। चलिए ये हो गया हमारा R1। चलिए R1 तो समझ में आ गया। कोई पूछेगा जीएसटी R1 क्या है, बोलेंगे कि जीएसटी R1 जीएसटी पोर्टल का एक फॉर्म है जिसमें हम आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फाइल करते हैं। इसकी ड्यू डेट मंथली फाइलिंग करने वालों के लिए 11 तारीख और क्वार्टरली फाइलिंग करने वालों के लिए 13 तारीख होती है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताना, इतना इनफ है। अब आइए जीएसटी R3B के बारे में लिखते हैं। लिखिए जीएसटी R3B। कोई पूछेगा जीएसटी R3B क्या है पूछेगा तो उसको हम कैसे बताने वाले हैं, लिखिए। तो लिखिए जीएसटी R3B जीएसटी पोर्टल का एक फॉर्म होता है जिसमें हम आईटीसी क्लेम करते हैं। आईटीसी पता होना चाहिए आपको ना, लिखवा चुका हूँ। जिसमें हम आईटीसी क्लेम करते हैं और टैक्स का पेमेंट करते हैं। जिसमें हम आईटीसी क्लेम करते हैं और टैक्स का पेमेंट करते हैं। इसकी ड्यू डेट मंथली फाइलिंग करने वालों के लिए 20 तारीख, और क्वार्टरली फाइलिंग करने वालों के लिए 24 तारीख होती है। ये वाली क्लास किया था आपने नवीन? तो कहाँ से नोट्स मिल गया आपको? हाँ, इसकी ड्यू डेट मंथली फाइलिंग करने वालों के लिए 20 तारीख और क्वार्टरली फाइलिंग करने वालों के लिए 24 तारीख होती है। ठीक है। ड्यू डेट के बाद फाइलिंग करने पर लेट फीस लगती है। ड्यू डेट के बाद फाइलिंग करने पर लेट फीस लगती है। जो कि नील रिटर्न के लिए, नील अभी समझाऊंगा, नील NILL नील रिटर्न के लिए 20 रुपये पर डे का लेट फीस होता है। नील रिटर्न के लिए 20 रुपये पर डे का लेट फीस लगता है।
और सप्लाई होने के केस में 50 रुपये पर डे का लेट फीस लगता है, और सप्लाई होने के केस में 50 रुपये पर डे का लेट फीस भी लगता है। लेट फीस के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना होता है। लेट फीस के साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करना होता है। जिसको नेट टैक्स लायबिलिटी का जिसको नेट टैक्स लायबिलिटी का 18% पर एनम यानी कि प्रतिवर्ष 18% पर एनम के रेट से पे करना होता है। 18% पर एनम के रेट से पे करना होता है। नेट टैक्स लायबिलिटी पर 18% वार्षिक ब्याज दर से इंटरेस्ट भी पे करना होता है। कहने का मतलब ये वार्षिक अभी सब समझा रहा हूँ, अभी तो ये लिखवा दिया, अब इसको थोड़ा डिकोड करना पड़ेगा मुझे, तो बाउंस हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए अभी हम लोग ने दो फॉर्म के बारे में बात की, जीएसटी R1 और जीएसटी R3B। जीएसटी R1 का काम क्या है? जीएसटी R1 का काम ये है कि आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फाइल करना है। ड्यू डेट ये थी, लेकिन जीएसटी R1 में लेट फीस नहीं लगता है, इसलिए मैंने नहीं लिखवाया। मैंने बोला लेट फीस की बात ही नहीं की उस पर। अगर ड्यू डेट के बाद फाइलिंग करते हैं तो लेट फीस लगता नहीं है, लेकिन कुछ और प्रॉब्लम होती है जिसको हम डीप में समझेंगे, थ्योरी में अच्छे से समझेंगे। कुछ और प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रॉब्लम क्या आती है समझेंगे। लेकिन 3B अगर आपने लेट किया तो लेट फीस लगेगी कब? दो प्रकार की लेट फीस है। अगर आपका, जैसे हमने बोला कि 3B का ड्यू डेट क्या है, 3B का ड्यू डेट हो जाएगा 20 जुलाई, 20 अक्टूबर, 20 जैन और 20 अप्रैल। क्वार्टर के लिए, इस क्वार्टर के लिए 20 जुलाई, इस क्वार्टर के लिए 20 अक्टूबर, इस क्वार्टर के लिए 20 जनवरी और चौथे क्वार्टर के लिए 20 अप्रैल। ठीक, ये लिख लीजिएगा आप लोग बाद में। हाँ, मान लीजिए कि आपने मंथली वाला ऑप्शन लिया है, अरे यार 24 होगा ना, ये क्वार्टरली के लिए 24 है, 24 मंथली के लिए 20 तारीख। मान लीजिए कि आपने मंथली ऑप्शन चूज किया है, तो अप्रैल का बिजनेस हुआ, अप्रैल ख़त्म हुआ, अप्रैल की फाइलिंग कर लेनी 20 मई तक। किसकी? जीएसटी R3B की। अगर आप 20 मई तक फाइल नहीं कर पाए अप्रैल का, 21 मई हो गया, लगेगा लेट फीस, पर डे से लगेगा। अब यहाँ दो लेट फीस बोला, 20 और 50। 20 कब लगेगा? अगर अप्रैल में आपको कोई बिजनेस नहीं है, ना तो कोई इनवर्ड सप्लाई है, ना तो कोई आउटवर्ड सप्लाई है, मतलब ना तो कोई सेल किया, ना तो कोई परचेज किया अप्रैल में। अगर ऐसी स्थिति है तो आपको नील रिटर्न फाइल करना था, नील यानी 0 रिटर्न फाइल करना था। कब? 20 मई तक में आप नहीं कर पाए, तो इसके भी लगेगी फीस, लेट फीस 20 रुपये लगेगी पर डे का, जिसमें 10 रुपये जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST के हेड में और 10 रुपये जाएगा SGST के हेड में लेट फीस जाएगा। यानी कि जो लेट फीस है वो आधा केंद्र सरकार के टैक्स वाले खाते में जाएगा, आधा राज्य सरकार में जाएगा। लेकिन अगर अप्रैल में कुछ बिजनेस हुआ था, कुछ परचेज भी हुआ था, कुछ सेल भी हुआ था, फाइलिंग निपटाना था 20 मई तक फाइलिंग निपटाना था, लेकिन आपने 20 मई तक 3B फाइल नहीं किया, 21 मई को किया, तो अब ये लेट फीस 20 वाला नहीं लगेगा, 50 वाला लगेगा, जिसमें से 25 रुपये जाएगा केंद्र सरकार के खाते में, 25 जाएगा SGST के खाते में। तो दो लेट फीस बताया, समझ गया ना?
नील है, नील रिटर्न, कोई बिजनेस नहीं, कोई सेल नहीं, फिर भी जीएसटी फाइलिंग करनी है। इसका मतलब ये हुआ अक्षय कि अगर किसी ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लिया और वो सोच रहा है अरे कोई बिजनेस ही नहीं हो रहा है, नहीं फाइल करेंगे, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, करना पड़ेगा। बिजनेस हो या ना हो, दोनों ही स्थिति में आपको जीएसटी की रिटर्न हर बार फाइल करनी है। नहीं फाइल करेंगे तो बहुत बड़ी पेनल्टी भी आ सकती है। मान लीजिए आपने कहा कि अरे कोई सेल वेल नहीं हुआ है, आपका लॉयर भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है, फाइल ही नहीं किया, साल भर फाइल ही नहीं किया, हर एक रिटर्न का लेट फीस लगते जा रहा है, हर एक रिटर्न का मैक्सिमम कितना लग सकता है रिटर्न का? 5,000 रुपये मैक्सिमम। पता चलेगा आपने साल भर फाइल ही नहीं किया, 60,000 का नोटिस आ गया, आपने तो बिजनेस हुआ ही नहीं है। तो जीएसटी अगर ले लिया, हर महीने फाइल करनी ही करनी है, चाहे जो हो जाए। और इसमें रूल भी है, अगर आप लगातार 6 महीने तक जीएसटी की रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपका जीएसटी कैंसिल भी कर देती है सरकार, डिपार्टमेंट जीएसटी कैंसिल कर देता है, आपका कैंसिल भी हो जाता है। फिर आप दोबारा जीएसटी ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लगाएंगे पैन कार्ड से लिंक का रिकॉर्ड कि भैया आपकी जीएसटी कैंसिल, आप दोबारा मिलेगा नहीं जीएसटी। उसी को चालू कराना पड़ेगा, चालू कराने के लिए फिर लेट फीस देना पड़ेगा, पेनाल्टी। फिर वही एक यहीं पास हमारे एक क्लाइंट है गैलेक्सी हॉस्पिटल करके, ये आपका बालसन चौराहे से आगे बढ़ेंगे, पार्वती है, पार्वती से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे 100 कदम, बाएं पे गैलेक्सी हॉस्पिटल करके बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो, डॉक्टर रामचंद्र यादव जी का हॉस्पिटल है वो। तो वो हमारे क्लाइंट नहीं थे, लेकिन बाद में हो गए थे। एक्चुअली इनका मेडिसिन का भी बिजनेस था, क्योंकि हॉस्पिटल में आप देखिएगा 2 डिपार्टमेंट होती है, एक हॉस्पिटल वाला अलग हो गया, उसी के अंदर मेडिकल स्टोर भी होता है या बाहर होता है, क्योंकि हॉस्पिटल पे जीएसटी में छूट है, हॉस्पिटल पे जीएसटी एग्जेम्प्ट है, लेकिन मेडिसिन पे तो 12 था, इस समय 5 कर दिया है, 5% हो गया। तो हॉस्पिटल वाले मेडिसिन भी तो बेचते हैं, तो किसी भी हॉस्पिटल में 2 प्रकार की जीएसटी होती है उनके पास, एक हॉस्पिटल के नाम पे जीएसटी होती है, एक मेडिकल स्टोर के नाम पे होती है, 2 जीएसटी होती है। अब उन्होंने मेडिकल स्टोर के नाम पे तो जीएसटी ली थी, लेकिन टाइम पे फाइलिंग ही नहीं किया था, 2 साल तक फाइलिंग नहीं किया था, 2 वर्ष हो गए थे फाइलिंग ही नहीं किया था। उनका सीए मुंबई का था। अब भाई मुंबई का आप सीए रखेंगे, कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, आपको भी नहीं पता, फाइल नहीं होता तो क्या होता है, पता चला जीएसटी कैंसिल हो गया, कैंसिल हुए 2 साल हो गया, ठीक है। अब उसको एक्टिवेट करवाना है, अब वो एक्टिवेट हो ही नहीं सकता, रूल है कैंसिल होने के 120 दिन के अंदर तक आप अपील फाइल कर सकते हैं, तब एक्टिवेट होगा। 120 दिन के बाद फिर एक्टिवेट नहीं होगा। कैसे होगा? हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाके हाई कोर्ट में एक रिट करना पड़ेगा कि हमारा ये जीएसटी था, इस वजह से हम फाइलिंग नहीं कर पाए। फाइलिंग नहीं करने का जेन्युइन कारण देना पड़ेगा, और फिर हाई कोर्ट एक आदेश पास करेगी जीएसटी डिपार्टमेंट को कि ये बिजनेसमैन जेन्युइन रीजन की वजह से फाइलिंग नहीं कर पाए, कृपया आप इसकी जीएसटी एक्टिवेट करिए। फिर ऑर्डर जाएगा, 2-3 महीने वहाँ लगेंगे, तब जाके वो जीएसटी डिपार्टमेंट एक्टिवेट करेगा, क्योंकि असिस्टेंट कमिश्नर को राइट ही नहीं है कि साल भर जीएसटी कैंसिल होने पर उसको एक्टिवेट करने का राइट नहीं है। अब ये खूब परेशान थे, जीएसटी एक्टिवेट नहीं हो रहा था, कहीं से हम लोग का नंबर टकराया, इनको मिला हमारा नंबर, फिर हम लोग ने कहा कि चलिए जो भी हो सकता है, अगर हाई कोर्ट वाला सिस्टम करेंगे तो लग जाएगा 6 महीने साल भर, और इनको बिजनेस चालू करें, मेडिकल स्टोर उनको चालू, इनका चल ही रहा था। तो फिर गए हम लोग, ये आपका क्या नहीं, इंदिरा भवन में। अभी आपको बताएंगे जीएसटी का एक सेक्टर होता है, सबका अलग अलग सेक्टर वाइज पूरा होता है। तो गए, बात किया गया, लकीली जो अधिकारी से मीटिंग हुई उनको हमने बताया, क्योंकि हाई कोर्ट जाना लंबा प्रोसेस, हमने कहा देख लीजिए कुछ काम हम हो जाए अगर। उन्होंने 15,000 में काम कर दिया, जबकि सबने हाथ खड़े कर दिए, हो गया, बड़े खुश हुए, सारा काम बन गया। हमारे क्लाइंट वही गैलेक्सी हॉस्पिटल हम करते ना, चढ़ाते वही वाले, ठीक है, गए हैं गैलेक्सी, हाँ वही डॉक्टर रामचंद्र। हाँ, अगर आपका बिजनेस में कुछ टर्नओवर हुआ है, 1 रुपए का भी टर्नओवर हुआ है, टर्नओवर मतलब कोई सेल या परचेज हुई है,
फिर भी अब लेट फाइलिंग किए 3B जो कि 20 तारीख को करनी थी, उसमें अब जो लेट फीस लगेगा 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। कब? जितना लेट करेगा 50 रुपये पर डे। लेकिन अगर आपका टर्नओवर नहीं था, शून्य था, मतलब ना तो कोई बिजनेस परचेज था ना सेल था, फिर भी आप लेट फाइल किए, तब ये लेट फीस बनेगी 20 रुपये पर डे वाली। बिजनेस नहीं हुआ है तो 20 रुपये पर डे का लेट फीस, बिजनेस हुआ है तो 50 रुपये पर डे का लेट फीस। अब आप 10 दिन लेट किए 500 लेट फीस बिजनेस होने के केस में, 10 दिन लेट किए 200 लेट फीस बिजनेस ना होने के केस में। ठीक है, ये 2 लाइन समझा दिया। अब एक तीसरी लाइन मैंने बोला इंटरेस्ट भी लगता है नेट टैक्स लाइबिलिटी पर, तीसरी लाइन। अब ये लाइन को समझते हैं। मैंने बोला नेट टैक्स लाइबिलिटी पर इंटरेस्ट भी लगता है। आइए समझा जाए इसको, एक एग्जांपल लेके समझेंगे तभी इसको क्लियर हो पाएगा। मान लीजिए कोई फर्म है, रविंद्र एंटरप्राइजेस कोई फर्म है। अप्रैल में इन्होंने 5 लाख रुपए का परचेज किया था, टैक्सेबल किया था। इसके ऊपर 18% जीएसटी अलग से, मैंने 5,90,000 किया था, हम टैक्सेबल लिख रहे हैं, किया था 590 का, लेकिन हम टैक्सेबल अमाउंट लिख रहे हैं। ठीक है, और इन्होंने सेल किया 10 लाख रुपए का, यानी कि आउटवर्ड सप्लाई किया, कहेंगे ये भी 18% ही लगेगा। अब अप्रैल की जीएसटी ये हर महीने फाइलिंग करते हैं। R1 किया इन्होंने, R1 तो कर दिया 11 तारीख तक, लेकिन 3B फाइल करना था। 3B फाइलिंग किया 30 मई को, जबकि करना होता है 20 मई को, 10 दिन लेट। तो 10 दिन लेट है तो सिंपल सा आप बता देंगे 50 रुपये पर डे का लेट फीस लगेगा। क्यों? क्योंकि बिजनेस हुआ है। तो 10 × 50 आ गया 500 रुपये का लेट फीस, तो आ गया, लेट फीस तो देना है, इंटरेस्ट भी देना है। अब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, उसमें मैंने लिखवाया है कि नेट टैक्स लाइबिलिटी का 18% वार्षिक ब्याज दर से इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना। आइए कैलकुलेट करते हैं। आइए, तो हमने बोला नेट टैक्स लाइबिलिटी पर इंटरेस्ट लगेगा। अब ये देखना है कि नेट टैक्स कितना, यानी कि कितना टैक्स पेबल है, पहले वो निकाला जाए। तो जीएसटी का टैक्स पेबल के लिए आपको बताया है मैंने, आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी कर लीजिए आप। आउटपुट जीएसटी आएगा 10 लाख का 18%, 1,80,000 रुपये। इनपुट जीएसटी कितना आएगा? 90,000 रुपये, 18% 5 लाख का, 90,000 रुपये इनपुट हुआ। और दोनों को माइनस करते हैं तब जाके नेट टैक्स आता है। कितने का टैक्स इनको भरना था? 90,000 रुपये का टैक्स भी इनका बन रहा था। नेट टैक्स कितना था? 90,000 था। कैसे निकाला? आउटपुट और इनपुट को माइनस करके निकाल लिया। अब हमने क्या लिखा है? लेट अगर हुए तो आपको नेट टैक्स के ऊपर 18% वार्षिक ब्याज दर से इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब 90,000 का 18% जरा निकालिए कैलकुलेटर मोबाइल से, निकालिए जरा। 90,000 का 18% निकालिए, कितना आ रहा है? करिए, 90,000 गुणे 18%, 16,200 आ रहा है एक साल में। अब इसको डिवाइड बाय करिए 365, 16,200 तो आ रहा है 18%। अब इसको भाग करेंगे 365 से, क्योंकि एक वर्ष में 365 दिन होता है। हमने बोला प्रति वर्ष लगता है। हाँ, कितना आ रहा है? डिवाइड करिए 365 से, लमसम बताइए। 45 रुपीज़ अप्रॉक्स आ रहा है एक दिन का। हाँ ठीक है, 45 अप्रॉक्स एक दिन का। यहाँ आप लेट हुए 10 दिन का, तो 10 दिन का ब्याज भी लेंगे। वो लेट फीस सिर्फ नहीं लेंगे, 10 दिन का ब्याज भी लेंगे, तो हो जाएगा 450 रुपये। यानी कि लेट फीस तो देंगे 500 रुपये,
और इस लेट फीस के ऊपर ब्याज भी देंगे 450 रुपये। ठीक है, तो यानी कि इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन होगा वो नेट टैक्स लाइबिलिटी पहले निकाल लेना है, उसका 18% निकाल लेना है, 365 से भाग दे दिया क्योंकि एक दिन का पता होगा, साल में 365 दिन होते हैं, एक दिन का जो आया, जितना दिन लेट हुए थे इंटू कर दीजिए इंटरेस्ट। यानी कि अगर आप लेट हुए तो सिर्फ लेट फीस नहीं लेती गवर्नमेंट, इंटरेस्ट भी लेती है। अब ये बात आती है कि सर हमने लेट तो किया लेकिन मेरा नेट टैक्स लायबिलिटी 0 था। यानी कि थोड़ी देर के लिए मान ले परचेज था 10 लाख का, सेल था 5 लाख का, उल्टा मान ले, उल्टा कर दे इसको थोड़ी देर के लिए, तो अब तो नेट टैक्स बनेगा नहीं, इनपुट ज़्यादा है आउटपुट कम है, टैक्स बना ही नहीं। जब नेट टैक्स बना ही नहीं तो इंटरेस्ट भी 0, समझ गए ना। जब नेट टैक्स हमारा 0 है तो इंटरेस्ट भी 0। तो इंटरेस्ट तभी पे करना है जब आप लेट हुए और आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी कुछ बन रही है, तब आपको इंटरेस्ट पे करना है, वरना सिर्फ लेट फीस दीजिए, मस्त रहिए। क्लियर है? सर एक बार फिर से इसको थोड़ा हाँ ठीक है, बता देंगे। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, पहले इसको कल रिपोर्ट करूँगा, एक बार पढ़ के आइएगा फिर कल रिपोर्ट करूँगा। ठीक है, अच्छा ये डिवाइड हो जाएगा। हाँ। तो इंटरेस्ट निकाला कैसे, फिर समझ लीजिए। इंटरेस्ट कैसे निकाला? नंबर 1 आउटपुट जीएसटी कैलकुलेट किया, नंबर 2 आईटीसी कैलकुलेट कर लिया, आउटपुट को इनपुट से घटाया, घटने के बाद अगर कुछ आ रहा है फिर उसका 18% निकाल लिया, क्योंकि 18% साल का मैंने बोला लगता है इंटरेस्ट, भागे किया डिवाइड 365 से, साल का है ना 16,200, एक साल लेट होते तब, हम तो 10 दिन हुए, तो 16,200 को 365 से डिवाइड कर दिया, आया 45 समथिंग, 10 से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 450, लेट पे 450 आया। ठीक है, अब मज़े की बात बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं। जीएसटी जब शुरू में आया था ना, तो जीएसटी डिपार्टमेंट यानी गवर्नमेंट ने रूल ये बनाया था कि आउटपुट जीएसटी पे इंटरेस्ट लगेगी, ये रूल था पहले, आउटपुट जीएसटी पर इंटरेस्ट लगेगी। अब रूल को चेंज किया गया, नेट टैक्स पर लगी। दोनों में क्या अंतर हुआ? पहले गवर्नमेंट ने बोला था कि आउटपुट जीएसटी पर इंटरेस्ट लेंगे, यानी कि 90 पे नहीं 1,80,000 पे लेंगे। अभी डबल हो गया, 32,400 हो जाएगा, 1,80,000 का 18% और ये 90 रुपये हो जाएगा। मान लीजिए किसी कंपनी का टर्नओवर था, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 10 करोड़ था, 10 करोड़ का 18% 1,80,00,000 रुपए। 1,80,00,000 का अगर आप 18% निकालेंगे तो कई हजारों में हो जाएगा, कई लाख में पहुंच जाएगा। तो पहले रूल था आउटपुट जीएसटी पे लेंगे। जब ये रूल जब लगाया था गवर्नमेंट ने, बहुत सारे बिजनेस को आपत्ति हुई। मान लीजिए हमारी आउटपुट जीएसटी थी 1,80,00,000 रुपए और इनपुट जीएसटी थी 2 लाख रुपए, सॉरी 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ है मान लीजिए। 1,80,00,000 आउटपुट थी और 2 करोड़ इनपुट थी। इनपुट है ज़्यादा तो नेट टैक्स आना ही नहीं था। जब नेट टैक्स नहीं आना था तो इंटरेस्ट भी नहीं लगना चाहिए। पहले रूल ये बनाया था गवर्नमेंट ने कि भैया इंटरेस्ट लगेगा आउटपुट जीएसटी पे। मर गया व्यापारी, लेट फीस तो 85 रुपये देगा। अब 1,80,00,000 का 18% निकालिए, 32 लाख कितना, ठीक है, 4.5 लगभग कितना, 4,500 पर डे का इंटरेस्ट लग जाएगा इसका। 10 दिन लेट गए तो 45,000 रुपये इंटरेस्ट देगा। ये लेट फीस तो दिया 500 रुपये, इंटरेस्ट देगा 45,000 रुपये, हालत ख़राब हो जाएगी। तो इस पर विरोध हुआ कि भैया नहीं ऐसा मत करो। केस हुआ हाई कोर्ट में कि ये गलत है, ये कैलकुलेशन गलत है। तो फिर उसको फिर जागी गवर्नमेंट, कहा कि चलो ठीक है,
इंटरेस्ट हम लेंगे नेट टैक्स लाइबिलिटी पे। तो नेट टैक्स लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट अगर लेंगे तो 1 रुपये इंटरेस्ट नहीं आएगा ना, क्योंकि आउटपुट माइनस इनपुट, 1,80,000 आउटपुट है, इनपुट है ज़्यादा, 1,80,000 रुपये देना था, सॉरी 1,80,000 देना था, 2 करोड़ उल्टा लेना था, हमारा उल्टा बढ़ रहा है, 20 लाख और बढ़ रहा है हमारा, यानी कि टैक्स देना ही नहीं है, नहीं देना, जब जीरो नेट टैक्स था, उल्टा हमारा उल्टा और लेना था गवर्नमेंट से 20 लाख रुपए। तो फिर क्या हुआ कि नेट टैक्स लाइबिलिटी जीरो, तो इंटरेस्ट भी जीरो। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा, नेट टैक्स लाइबिलिटी जो आ रही है उसका 18% निकालिए, फिर जितने दिन लेट हुए पहले 365 से भागे करिए, डिवाइड करिए, एक दिन का लेट इंटरेस्ट आ गया, जितना लेट हुए इनटू इतना ये देना पड़ेगा। हाँ चलिए कल लिखवा देते हैं। आज के लिए R13 इसको पढ़ के आइएगा, बिल्कुल सर। जो अभी हम लिखवा रहे हैं पूरा हम किताब नहीं लिखवा रहे हैं, बिल्कुल अमृत मंथन करके जो अमृत निकला तो वही आपको दे रहे पिला रहे, समझ लीजिए। नहीं थोड़ा सा अभी क्लास ले हो गया, फॉर्मूला नहीं, बहुत कुछ पढ़ाना है अभी इसमें, अभी तो बहुत, अभी तो स्टार्ट हुआ है बहुत, अभी तो चलेगा, लंबा चलेगा ये, बहुत लंबा चलेगा अभी ये। आप सेमिनार में जाते हैं, करते हैं सब कुछ, जाते हैं, मौका मिलता है, करते हैं, समय समय की बात है, मतलब बुलाते हैं। हाँ बिल्कुल जाते हैं, हम जाते करते हैं हम लोग हर चीज़, जो रोल निकलता है आपको जाते हम लोग, जाते समझते, कभी मौका मिला गए, कभी नहीं गए, कभी उसका हम लोगों ने वो देख लिया, प्रेस विज्ञप्ति गवर्नमेंट की जो है उसमें पूरा आता है, ठीक है, गजट आपका गजट पत्र में लिख के आता है, कोई भी गवर्नमेंट नया नियम लगती है तो गजट पत्र में लिखवाती छपवाती है पहले, तो उसका गजट पत्र डाउनलोड कर सकते हैं जो भी नियम लाया। और बाकी जीएसटी के पोर्टल पे जाइए, न्यूज़ एंड अपडेट लिखा है, वहीं से सारी चीज़ें मिलती रहती, वहीं से सारे न्यूज़ देखना जीएसटी से संबंधित क्या बदलाव आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, देखिए एक एक वर्डिंग से कितना परिवर्तन आता है भैया, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। मतलब थोड़ा स्लो चल रहे हैं, मैं एक एक चीज़ों को, एक एक लाइन को क्लियर करके चल रहा हूँ, एक एक चीज़ों को बता के चल रहा हूँ शब्दों को, ताकि आप गलतियाँ ना करें, आप कंसल्टिंग में अच्छा काम कर सकें। और यही बारीकियाँ सीखने के लिए 3-3, 4-4 साल लग जाता है सीए के फॉर्म में, सीए के फॉर्म में 4-4 साल लग जाते हैं, सब बारीकी समझ, मैं समझा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। इतना करते हैं, बाकी का हम लोग करेंगे कल।